Hey everyone, welcome back to the channel of Elite Professional Academy. This is CS स्वरूप एंड बच्चों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो बच्चों, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो चैप्टर है वो अगर आप देखते हो तो बाकी सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, बट उसमें एंड में एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज about memorandum markup account and memorandum stock account. So what are those things? वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, मार्कअप का कंसेप्ट क्या है एंड मार्क डाउन का कंसेप्ट क्या है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले कुछ एक घंटे में मैं आपको वादा करता हूं कि बच्चों ये कंसेप्ट जो है वो आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा लेक्चर देखना बच्चों विथ एग्जाम्पल। हम इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो भी इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों पूरा लेक्चर जरूर देखना, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो शेयर जरूर करना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट की, ठीक है बच्चों। तो वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिया है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो आपको एक कॉपी करना है, बट उसके पहले व्हाट इज दिस मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मींस, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों, पहले एक चीज आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारा जो अकाउंट्स हम बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके बनाते हैं, राइट। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट्स हम कंसिडर करते हैं, एक इफेक्ट डेबिट होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट होता है, बराबर है। बट यहां पे जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक का एंड मेमोरेंडम मार्कअप का, ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है बच्चों। इसका हमारे रियल अकाउंटिंग के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। डू यू गेट इट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों? आपके दिमाग में अगर ये आइडिया क्लियर है तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो पहले दिमाग में से ये चीज निकालो कि भाई इसमें जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका दूसरे अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होता होगा। बच्चों, ये रिटेल बिजनेस के केस में स्टॉक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसका हमारे रियल लेजर बुक के साथ, रियल जर्नल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ उस रिटेल स्टोर में कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, वो सब चीजें हमें पता चलने के लिए उस रिटेल स्टोर के इंचार्ज को हम बोलते हैं कि भाई ये तू दो अकाउंट्स बना, ठीक है। इसमें तुम्हारे सभी ट्रांजैक्शन उस रिटेल स्टोर में जो होते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन तुम इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। इसका रियल अकाउंटिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहां पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट पे होने वाला है। तो पहले वो दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे जो रिटेल इंचार्ज है उसको बोलेंगे कि भाई तू दो अकाउंट्स बना। कौन से दो अकाउंट्स बनाएगा? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। सर अभी ये दो अकाउंट्स क्या है? असल में लेजर अकाउंट की तरह प्रिपेयर करेंगे, बट सिर्फ दो अकाउंट्स बनेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। इसका ट्रायल बैलेंस वगैरह कुछ टैली नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे ये मेंटेन ही नहीं करता हूं। सिर्फ हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड सिर्फ हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये अकाउंट्स बनाते हैं। इसको हम जनरल भाषा में अगर बोलते हैं तो इसको कच्चे खाते भी बोल सकते हो बच्चों आप, ठीक है। रफ अकाउंटिंग है ये। तो एक सिंपल प्रोसेस है बच्चों। आप जब सीए बन जाओगे, किसी रिटेल शॉप का अकाउंट देखने जाओगे और अगर इस प्रकार के अकाउंट आपके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अकाउंटिंग भी कैसे बनती है, ठीक है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये पार्ट हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के टॉपिक में इंक्लूड किया है, हमें पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? यस। नाउ हियर टू मेमोरेंडम अकाउंट्स आर ओपन to keep the details of stock as well as profit. So if you want to copy this, you can. These two accounts are maintained for internal recording. Very important, my friends. These two accounts are maintained for internal recording. इसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों कि ये आपको सरकार को पेश करनी पड़ती है, नहीं तो किसी लॉ के अंडर इसको बनाने के लिए बोला है, कुछ भी नहीं बच्चों। ये आप अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए बनाते हो एंड जनरली ये डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं बनाया जाता है। तो आप जब बाद में प्रॉब्लम्स देखोगे तो उसमें दूसरे इफेक्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना। उसमें क्या लिखना है सर, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पे फिर से बात करेंगे हम। तो सर दो अकाउंट्स बनाने हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मतलब क्या?
विच रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ स्टॉक। तो बच्चों किसी भी रिटेल स्टोर के बारे में सोचो। रिटेल स्टोर मतलब समझ में आ रहा है ना, कभी आप मॉल में जाते हो तो वहां पे एक कपड़े का स्टोर होता है, शूज का स्टोर होता है अलग से। रिलायंस मॉल में जाते हो तो रिलायंस ट्रेंड्स, ये जो है वो कपड़े के बारे में स्टोर है उनका, बराबर है, वहां पे कपड़े बेचे जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स। वेर एज रिलायंस का फुटप्रिंट्स नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ आपके शूज वगैरह बेचे जाते हैं, बराबर है। तो इन रिटेल स्टोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों। इन रिटेल स्टोर्स को एक संभालने वाला वहां पे मैनेजर होता है, आपको पता है क्या, जो बिलिंग का काम करता है। कुछ सेल्समैन वहां पे होते हैं जो सेल्स का काम करते हैं। वैसे जो मैनेजर है, उस मैनेजर को पता होना चाहिए कि भाई मेरे इस स्टोर में कितना स्टॉक है एंड उस स्टॉक के ऊपर मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं। बेचे नहीं अभी तक गुड्स, गुड्स तो हमारे गोडाउन में, सॉरी स्टोर्स में ही है, बट उन गुड्स पे कितना प्रॉफिट हम अभी के अभी अगर सभी के सभी गुड्स बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, उसका रेडी फिगर उस डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास होना चाहिए। ये है बच्चों डिपार्टमेंट मेमोरेंडम स्टॉक। नाम भी देखो ना, मेमोरेंडम क्यों बोला है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स नहीं है बच्चों, दिस इज जस्ट अ रफ अकाउंटिंग टू नो द फैक्ट्स अबाउट स्टॉक एंड टू नो द फैक्ट्स अबाउट मार्कअप मींस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो दो अकाउंट्स बनाने हैं। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में स्टॉक के बारे में अकाउंटिंग की जाएगी। तो अभी स्टॉक अकाउंट जरा सा इमेजिन करना बच्चों, स्टॉक अकाउंट मतलब गुड्स अकाउंट बच्चों। तो गुड्स अकाउंट, जब जब गुड्स मेरे पास आते हैं तो गुड्स अकाउंट में डेबिट करता हूं, तो मेमोरेंडम स्टॉक का भी वैसा ही है। डेबिट करने की बात कर रहा हूं बच्चों, क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसका हमें ख्याल ही नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द सेकेंड इफेक्ट। We have to just debit memorandum stock account and we have to record the profit in memorandum markup account. Whenever you earn profit or whenever there is a possibility of earning profit, you should credit markup account. Profit आपका कम करना है आपको, तो markup account डेबिट करो आप, बराबर है बच्चों। बात करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट आपको समझा रहा हूं बच्चों, विच रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ स्टॉक एट ट्रांसफर प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ाते समय आप लोगों ने सुन लिया होगा कि समटाइम्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर प्राइस पे गुड्स इशू करता है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस मींस बच्चों कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स प्लस सम अमाउंट इज लोडेड, मतलब कितने अमाउंट पे बेचना है उस प्राइस पे ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यानी जनरली मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो बच्चों सेलिंग प्राइस बोलो, ट्रांसफर प्राइस बोलो, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी स्टॉक जनरली बच्चों हम अकाउंट्स में अगर देखते हैं तो एट कॉस्ट मेंटेन करते हैं स्टॉक अकाउंट, बराबर है। बट यहां पे जानबूझ के आपको मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एट सेलिंग प्राइस ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बात करेंगे एग्जांपल के समय फिर से, क्योंकि सॉरी, इसको क्यों हम ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में भी बातचीत होने वाली है। दिस इज लाइक गुड्स अकाउंट, व्हेनेवर गुड्स आर रिसीव्ड इट इज टू बी डेबिटेड। सो आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट करो, गुड्स जा रहे हैं आपके पास से, बेचोगे तब जाओगे, नहीं तो चोरी हो सकती है, नहीं तो आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, गुड्स कम हो सकते हैं। तो गुड्स को कम करना है तो आपको ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट रिड्यूस करना है। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड ये स्टॉक अकाउंट बनाते समय आप प्रॉफिट इंक्लूड करके अकाउंटिंग करते हो, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आपने ऊपर स्टॉक में इंक्लूड किया है ना, उसका एग्जैक्ट रिवर्स इफेक्ट इस अकाउंट में आपको दिखाना है, ठीक है। बात करेंगे एग्जांपल में, इट शोज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो इस अकाउंट में आपको पता चलता है। तो बच्चों ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है जो हम सॉल्व करेंगे एंड यहां पे हम दो अकाउंट्स बनाएंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एज वेल एज मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस टू अकाउंट्स। इफ यू वांट टू राइट दिस एग्जांपल प्लीज राइट इट। आई एम रीडिंग इट। वीडियो को पॉज करना बच्चों एंड वीडियो में से ये एग्जांपल कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, एंड हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दीज टू अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मिस्टर एक्स इज अ इंचार्ज ऑफ ए रिटेल स्टोर। तो बच्चों रिटेल स्टोर का इंचार्ज कौन है? मिस्टर एक्स है। अब ये स्टोर जो है वो खिलौने बेचने का काम करता है। स्टोर हैज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1000 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, इनवॉइस प्राइस ₹20 पर यूनिट। बच्चों इनवॉइस प्राइस मतलब ये 1000 टॉयज कितने में बेचने हैं? ₹20 पर यूनिट के हिसाब से बेचने हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी एक यूनिट आपको ₹20 के हिसाब से बेचना है, दैट इज अ प्राइस प्रिंटेड ऑन दैट टॉय। समझ में आ रहा है? एंड आपका जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है वो आपको इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करना है, यानी सेलिंग प्राइस पे मेंटेन करना है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? सर ऐसा क्यों? बच्चों इसमें एक कंसेप्ट है, ये हम इंटरनल
जानकारी के लिए अकाउंट्स रख रहे हैं। तो बच्चों ये जो इंचार्ज है इसको पता होना चाहिए ना कि कितने रुपए का स्टॉक मेरे पास सेलिंग प्राइस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो मैं मार्कअप अकाउंट में सेपरेटली दिखाना चाहता हूं। तो सेलिंग प्राइस में से बच्चों वो प्रॉफिट अगर हटा देते हो तो आपको कॉस्ट का भी पता चल सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें ऐसे ही मेंटेन करने हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, सिर्फ हम इंटरनल पर्पज के लिए ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बच्चों ये दो अकाउंट्स आपको समझने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोर हैज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1000 टॉयज। तो बच्चों स्टोर में 1000 टॉयज ऑलरेडी है जो 20 रुपए के हिसाब से बेचने हैं, यानी टोटल पैसा आ सकता है 20,000 रुपए का। इज इट राइट? हाँ, उसकी कॉस्ट कितनी बोली है बच्चों? 10 रुपए। तो अगर मैं यहां पे रेशियोज की बात करता हूं, अगर मैं प्रॉफिट को रेशियोज में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो बच्चों यहां पे पर यूनिट वी आर अर्निंग 10 रुपीज, बिकॉज परचेस किया आपने 10 रुपए में एंड बेच रहे हो आप 20 रुपए में। अब ये स्टोर का कैसे होता है बच्चों? रिलायंस टॉयज करके एक डिपार्टमेंट है समझो। तो ये रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले बहुत सारे टॉयज को मैन्युफैक्चर करती है एंड ऑल ओवर इंडिया जितने भी रिलायंस टॉयज के स्टोर्स हैं उन सभी स्टोर्स में ये गुड्स भेजती है। मतलब ये रिटेल स्टोर कभी गुड्स डायरेक्टली बाहर से नहीं खरीदता है, कभी कभार वो गुड्स हमारे सेंट्रल ऑफिस से भी आ सकते हैं, कभी कभार बाहर से भी खरीद सकते हैं। मतलब ये उस स्टोर के पावर्स पे डिपेंडेंट है। बट एनीवे हमें क्या करना है, गुड्स हमारे पास आ गए 10 रुपए में और इसको बेचना है 20 रुपए में, यानी कंपनी को कॉस्ट है 10 रुपए एंड बेचेगी 20 रुपए में, तो प्रॉफिट होगा 10 रुपए पर यूनिट का। बराबर है? 10 रुपए का प्रॉफिट अगर कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट के बेसिस पे अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालते हो परसेंटेज बच्चों? मैं यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं बच्चों। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपए एंड आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा 10 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू, 10 रुपीज का प्रॉफिट है ओवर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10, मींस आई कैन से 100% ऑन कॉस्ट आई एम अर्निंग। इज इट राइट? एज अ प्रॉफिट। एंड इफ यू वांट टू calculate profit percentage on selling price, means invoice price, then your profit is 10 rupees on a selling price of rupees 20, so I can say 50% on selling price। तो ये दो रेशियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज है बच्चों, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैसे तो रेशियो एक ही है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। चलो बच्चों आगे बढ़ता हूं। तो आपका प्रॉफिट अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100% ऑन कॉस्ट है एंड अगर सेलिंग प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 50% ऑन सेलिंग प्राइस है। इज इट राइट? ड्यूरिंग द मंथ स्टोर रिसीव्ड 1000 मोर टॉयज एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 20 ईच। तो बच्चों इनवॉइस प्राइस 20 रुपए है, कॉस्ट 10 रुपए ही है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट मैंने मेंशन नहीं किया है, कॉस्ट इज सेम लिखना है आगे। यहाँ पे कॉस्ट इज रुपीज 10 पर यूनिट, कॉस्ट इज रुपीज 10 पर यूनिट, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? तो इनवॉइस प्राइस 20 रुपए, जैसे ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस है उसी पैटर्न में ये जो नए गुड्स आए हैं वो भी कॉस्ट 10 रुपए है एंड सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, तो हमें और 1000 यूनिट्स मिले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। 100 टॉयज वेर डैमेज ड्यू टू फायर एंड ड्यूरिंग द मंथ 1400 टॉयज वेर सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 20 ईच। ड्रॉ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट फॉर दी मंथ। तो चलो फटाक से मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट यहां पे ड्रॉ करता हूं। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मार्कअप मतलब बच्चों इन सिंपल लैंग्वेज इट इज प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए से आपने गुड्स की प्राइस, कितने रुपए का प्रॉफिट आपने गुड्स में इंक्लूड किया है वो इस मार्कअप अकाउंट में दिखेगा। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स ड्रॉ करता हूं, आप भी कर लेना। ठीक है बच्चों, हाँ तो स्टॉक अकाउंट में स्टॉक की जानकारी एंड मार्कअप अकाउंट में प्रॉफिट की जानकारी। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 टॉयज का, जो 20 रुपए के हिसाब से, मैंने आपको पहले ही लिख के दिया है
कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हमें इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो वो जो स्टोर इंचार्ज है उसके पास ये दो कच्चे खाते हैं, वो उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है। स्टॉक ओपनिंग कहां पे दिखेगा, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों 1000 यूनिट्स है एंड 20 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। सर हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार ओपनिंग स्टॉक शुड बी शोन, सॉरी स्टॉक शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट is 10 rupees, market value per unit is 20 rupees, then why you are showing this stock at 20 rupees, you have to show it at 10 rupees। ऐसा कंफ्यूजन करोगे तो बच्चों आपको और कंफ्यूजन होगा, मतलब आपको आइडिया क्लियर नहीं है, ठीक है। आपको मैं कब से बोल रहा हूं कि ये स्टैट्यूटरी अकाउंट्स नहीं है बच्चों, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखने वाले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अलग से बनाते हैं, वहां पे अकाउंटिंग प्रॉपर्ली की जाती है फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सिर्फ इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए, उस स्टोर इंचार्ज को पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास कितने रुपए के गुड्स है, कितने रुपए उसके सेलिंग प्राइस है, वो उसको पता होना चाहिए, उसके लिए बनाए गए अकाउंट्स है। तो दिमाग थोड़ा सा ठंडा रख के आपको ये समझना है। इज इट क्लियर टू यू? अगर आप मेरे साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करोगे कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ फाइनल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज नॉट अ अकाउंट विच वी आर प्रिपेयरिंग बाय फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ अकाउंट्स। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? यहाँ पे हम ये रफ अकाउंट्स बना रहे हैं, कच्चे खाते हैं ये, इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो ये एट इनवॉइस प्राइस मेंटेन करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं 20,000 रुपए। लेकिन आपको पता है कि इस 20,000 में प्रॉफिट कितने का है? 10,000 रुपए का। क्या आपने ये प्रॉफिट कमाया है? मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या आपने ये प्रॉफिट कमाया है? तो आंसर नो ही आएगा, क्योंकि बच्चों अभी तक ये गुड्स बेचे ही नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मार्कअप अकाउंट को भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं। हाउ मच? 10,000 रुपीज, क्योंकि उस 20,000 के सेलिंग प्राइस में 50% प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रेशियो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था बच्चों, प्रॉफिट इज 50% ऑन सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक? 20,000, उसमें बच्चों 50% प्रॉफिट है। तो ये हुआ हमारा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। यस, ओपनिंग बैलेंस उसमें आया 10,000 रुपए। अब देखो बच्चों, इस कंसेप्ट को समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है। ये 20,000 रुपए के गुड्स अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन, इज इट राइट और नॉट? अगर मैं 20,000 के गुड्स सेल करता हूं तो मैनेजर को क्या पता है कि 10,000 का प्रॉफिट मेरे स्टोर को होने ही वाला है, बराबर है। बट क्या आपने सेल किया है? नो। तो दिस इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉफिट। इस मार्कअप अकाउंट के एंड में आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी मिलेगा, बट फिलहाल अभी आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है अगर ये पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक आप बेच देते हो तो, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में हमने सिर्फ 1400 टॉयज बेचे हैं। चलो बात करते हैं, फिर हमारे पास और 1000 यूनिट्स आ गए हमारे सेंट्रल ऑफिस से, नहीं तो हमने परचेस किए तो परचेस लिखूंगा। बच्चों यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपको दिमाग बहुत ठंडा रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं। अगर आपको सेंट्रल ऑफिस से गुड्स आए हैं तो आप लिखो यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस। इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होने वाला है। मतलब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिस अकाउंट क्रेडिट करना है क्या? नहीं बच्चों, सिर्फ लिखना है यहाँ पे। तो आप गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ लिखो, सेंट्रल ऑफिस लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई दूसरा अकाउंट हम नहीं क्रिएट करने वाले। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया क्या? यस। कितने यूनिट्स भेजे? 1000 यूनिट्स भेजे, और कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पे भी 20,000 रुपए उसकी वैल्यू आएगी। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड 20,000। आई होप यू आर गेटिंग इट माय फ्रेंड्स। अब इसमें कितने का प्रॉफिट है? इसमें भी 10,000 का प्रॉफिट है, 50% ऑन इनवॉइस प्राइस। इज इट राइट? तो ये भी यहां पे लिखूंगा बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है बच्चों, इसमें अभी हम 10,000 रुपए का प्रॉफिट लिखेंगे। तो सर ये दूसरा अकाउंट जो हमने अभी डेबिट किया, क्रेडिट किया, उसमें जो बैलेंस आएगा उसका क्या करेंगे? अरे मैं वो अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए लिख रहा हूं कि भाई इतने रुपए के गुड्स मिले, 20,000 रुपए के, उसमें 10,000 का प्रॉफिट है जो मार्कअप अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, नेक्स्ट। तो उसके बाद देखो बच्चों, 100 टॉयज वेर डैमेज ड्यू टू फायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास टोटल 1,000 प्लस 1,000 2,000 की क्वांटिटी है, उसमें से 100 टॉयज आपके फायर में डैमेज हो चुके हैं, मतलब पूरा नुकसान हो चुका है। तो लॉस बाय फायर बोलूंगा इसको मैं, बराबर है। अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट अगर आप इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करते हो और उसमें से कुछ गुड्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं, उसमें से कुछ गुड्स का अगर नुकसान हो जाता है, तो आपको रिवर्सल भी इनवॉइस प्राइस पे करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो बच्चों यहां से सिर्फ निकाल देना है बाय लॉस बाय फायर।
सर लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन किया नहीं बच्चों, मैं वही तो बोल रहा हूं कि लॉस बाय फायर अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है, सेकंड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ यहां पे लिखना है जानकारी के लिए, यहां पे आप ऐसे कैलकुलेशन दिखा सकते हो, हाउ मेनी यूनिट्स आर लॉस्ट 1000 एंड उसको 20 रुपीज के हिसाब से रिवर्स करूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी मेरे को नहीं होने वाला है, ये मैं बेच नहीं सकता हूं। इज इट राइट? तो बच्चों यहां पे आएगा 100 यूनिट्स इंटू 20। इज इट राइट? 100 यूनिट्स ही गए ना आपके, यस। तो 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपए का स्टॉक आप अभी बेच नहीं पाओगे। 2000 का स्टॉक नहीं बेच पाओगे, इसका मतलब उस पे जो 50% प्रॉफिट आपने यहां पे पकड़ा था मार्कअप अकाउंट में, वो भी नहीं होगा अभी। आर यू गेटिंग इट? मतलब आप जो इमेजिन कर रहे थे प्रॉफिट, उसमें से 1000 रुपए का प्रॉफिट अभी आपको नहीं होने वाला है। लॉस बाय फायर, ये 2000 रुपए क्या है? इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस पे आप कितना कमाते हो? इनवॉइस प्राइस पे सर मैं 50% कमाता हूं, तो 2000 का 50% अगर करते हो तो 1000 रुपए प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मार्कअप नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं? तो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट डेबिट करेंगे एंड यहां पे लिखेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है बच्चों, कितने रुपए? 1000 रुपए। 2000 रुपए की इनवॉइस प्राइस थी, उस पे 50%। चाहिए तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, 2000 इंटू 50%। तो बच्चों मार्कअप नीचे आ गया। मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, जो नए गुड्स है उसमें 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो 20,000 का प्रॉफिट तो होने ही वाला है अगर मैं पूरे के पूरे गुड्स बेचता हूं तो। लेकिन उसमें से 2000 रुपए के गुड्स जल गए, यानी 1000 का प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 19,000 रुपीज। अब मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 19,000 रुपीज। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक गुड्स नहीं बेचे हैं। पूरे साल में, या सॉरी पूरे मंथ में आपने कितने रुपए के गुड्स बेच दिए? ड्यूरिंग द मंथ 1400 टॉयज वेर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। तो बच्चों सेल्स की एंट्री करूंगा मैं, सेल्स करता हूं तो स्टॉक कम हो जाता है, तो मेमोरेंडम स्टॉक के क्रेडिट में बाय सेल्स लिखना है बस। सेल्स अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाता हूं, वो मेरे फाइनल जो अकाउंट्स है, हमारे रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें हम लोग वो सेल्स अकाउंट वगैरह सब प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। सिर्फ ये डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास रखे हुए कच्चे खाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो टू सेल्स अकाउंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख देता हूं, 1400 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज के हिसाब से आपको कितने रुपए का सेल्स रिकॉर्ड करना है? 28,000। इज इट राइट और नॉट? 28,000 करेक्ट। तो बच्चों 28,000 का आपका सेल्स हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट माय फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात? यस। अब ये आपने इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन किया है, उसमें से जो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं वो भी आपने इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन किए हैं। इज इट राइट और नॉट? देखो मैं जो बात कर रहा हूं आप तक पहुंच रही है? हाँ। अब सेल्स में भी सर आपने 50% प्रॉफिट कमाया होगा ना, सेल्स प्राइस का 50%, यानी 14,000 का प्रॉफिट आपने कमाया होगा, उसकी एंट्री आप मार्कअप में क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बच्चों देखो, आपने जब ये ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया था तो उसमें 10,000 का प्रॉफिट है, मेरे को पता था, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। देन ये नए गुड्स जो आए उसमें 10,000 का जो प्रॉफिट है वो भी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये दोनों प्रॉफिट्स अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं और उसमें से कुछ गुड्स अगर मैं बेच रहा हूं, तो वो प्रॉफिट फिर से रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब वो मेरे पास आए थे तभी मैंने प्रॉफिट उसका बुक कर लिया था। अब जब मैं रियलिटी में गुड्स बेचूंगा तब मेरे को फिर से प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें से कुछ प्रॉफिट कम करने की जरूरत है, क्योंकि इनफैक्ट ये प्रॉफिट मैंने कमाया हुआ है। बराबर है? अब जब मैं ये अकाउंट क्लोज करूंगा, अब जब मैं ये अकाउंट क्लोज करूंगा, तो इस अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, बट वो क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस दिखेगा बच्चों। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कर लो। 40,000 रुपीज टोटल आता है बच्चों। 40,000 में से ये 28 प्लस 2 30,000 के गुड्स जाते हैं, तो बच्चों 10,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। ध्यान से सुनो बच्चों, 10,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। कैसे सर? देखो, आपके पास 1000 यूनिट थे, फिर आपने 1000 यूनिट और खरीद लिए, बराबर है? तो टोटल हो गया 2000 यूनिट्स। उसमें से 200 यूनिट आपके नुकसान हो गए और आपने 1400 यूनिट बेच दिए, यानी 1600 यूनिट्स आपने आउटवर्ड में लिखे हैं। तो बच्चों बचा कितना? मेरे पास 2000 यूनिट्स होना चाहिए था, 1600 तो चला गया, यानी 400 यूनिट मेरे पास बच गए। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? 400 यूनिट मेरे पास बच गए, और 400 यूनिट का 20 रुपए के हिसाब से अगर वैल्यूएशन करते हो, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गलती की क्या मैंने? सॉरी, 200 यूनिट नहीं, 100 यूनिट्स डैमेज हुए आपके। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। 100 यूनिट्स आर डैमेज ना? यस, 2,000 रुपए उसका वैल्यू हुआ, 100 यूनिट्स आर डैमेज। तो बच्चों 1500 यूनिट गए, तो बच्चों 500 यूनिट यहाँ पे रह जाएंगे आपके पास।
500 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज अगर देखते हो तो 10,000 रुपए इनवॉइस प्राइस के गुड्स आपके पास है। अब जरा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या आपने ये गुड्स बेचे हैं? पहला सवाल, क्या आपने ये गुड्स बेचे हैं? तो आंसर आ रहा है नो, राइट। तो अगर बेचे ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाया? नहीं ना। तो मार्कअप अकाउंट में जितना प्रॉफिट है उसमें से इस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट हम लोग कम करेंगे, बराबर है। अब क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कम करना है क्योंकि वो हमने कमाया नहीं है, बराबर है। तो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में लास्ट लाइन पे आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कितने का मार्कअप आपने नहीं कमाया है। तो बच्चों वो है क्लोजिंग स्टॉक का फिगर 10,000 इनटू 50%, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे आप 50% प्रॉफिट कमाते हो। तो बच्चों यहाँ पे 5,000 रुपए की फिगर आ जाएगी। और जब ये लिख के आप मार्कअप अकाउंट क्लोज करोगे तो आपका इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट था 20,000 रुपए, बराबर है। 20,000 में से ये 6,000 रुपए, 1,000 तो आप कमा नहीं पाए क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, बराबर है। और 5,000 का प्रॉफिट आपने इस साल में नहीं कमाया है क्योंकि गुड्स आपने अभी तक नहीं बेचे हैं, तो 5,000 भी यहां से माइनस हो गए। तो बच्चों आपने रियलिटी में कमाया कितना? 14,000। तो ये उस स्टोर इंचार्ज को पता चल जाएगा कि रियलिटी में हमने ये प्रॉफिट कमाया है। तो इसीलिए वो यहाँ पे सिर्फ लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा प्रॉफिट वगैरह मैं P&L को ट्रांसफर नहीं करता हूं। एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स बनते हैं और उसका जो प्रॉफिट आता है वो हम P&L को ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ इस स्टोर में क्या क्या चीजें हो रही है वो मेरे को पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने ये दो अकाउंट्स उसको बनाने के लिए बोला है इसी मेथड से। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? तो ये है बच्चों मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट की बात करते हैं हम लोग, तो बच्चों स्टॉक की जानकारी आपके पास पूरी अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे कितना था, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे कितना था, कितने रुपए के गुड्स आए, कितने रुपए के गुड्स बेचे, कितने रुपए के गुड्स नुकसान हो गए, पूरे साल में पूरे मंथ में कितने का प्रॉफिट कमाया, समझ में आ रहा है? तो ये सारी जानकारी आपको इसमें से मिल सकती है, ठीक है। हाँ तो बच्चों आई थिंक आपका जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के लिए जो पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो क्लियर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो देखते हैं। अब सिर्फ एक कंसेप्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, मार्कअप बीच में ही इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में मार्कअप एंड मार्कडाउन की बात की जाती है, वो क्या है वो हम लोग देख लेंगे बच्चों इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, इलिस्ट्रेशन 8 ऑफ योर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें यही एक पार्ट है जो एक्चुअली दिमाग लगाने वाला पार्ट है, ठीक है। तो आई एम रीडिंग दिस इलिस्ट्रेशन 8, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ग्राम उद्योग अ रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट्स। ग्राम उद्योग अ रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट्स। दो डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट है खादी डिपार्टमेंट एंड दूसरा डिपार्टमेंट है सिल्क डिपार्टमेंट। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट्स आर केप्ट। तो दो अकाउंट्स आपको बनाने, बस इसका हमारे रियल अकाउंटिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इस दो अकाउंट के बारे में सोचना है। ऑल द गुड्स आर सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट, ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट। मतलब ये आपको तरीका बता रहे हैं कि भाई कैसे अकाउंटिंग करना है। जो कुछ भी गुड्स इस डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे वो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करने, पता है हमें, अभी अभी देख लिया। एट कॉस्ट प्लस मार्कअप, यानी ये बोल रहे हैं कि आप इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक अकाउंट मेंटेन करो, समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्लस मार्कअप, मार्कअप पकड़ के उसमें वैल्यू लिखना है, विच टुगेदर मेकअप द सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे मेंटेन करो, देखो गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एंड इन द अकाउंट ऑफ सॉरी selling price of the goods and in the account of the sale proceeds of the goods are credited। तो बच्चों अगर कुछ सेल वगैरह होता है तो उस स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देना। मतलब इन्होंने बताया आपको डायरेक्टली कि आप ये करो भाई, अकाउंटिंग ही डायरेक्टली क्वेश्चन में बताया जा रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। द अमाउंट ऑफ मार्कअप, मतलब अभी जो प्रॉफिट आपने ऊपर ऐड किया ना उसको मार्कअप बोलते हैं, इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, तो वो मार्कअप अकाउंट में दिखाओ, ऐसे बोला है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। बच्चों अगर आपके बीच में ही कभी कभार सेल नहीं होता है, बीच में ही कभी कभार सेल नहीं होता है, तो हम कभी कभार सेलिंग प्राइस नीचे लाते हैं बच्चों। तो हमने ऑलरेडी जो सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड की है, ऑलरेडी जो डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट दिखाया है वो हायर सेलिंग प्राइस पे दिखाया होता है, बराबर है। तो इसको ही बच्चों मार्क अप एंड मार्क डाउन का कंसेप्ट बोलते हैं। ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कुछ मिनट में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं।
if the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction that is called as a markdown is adjusted both in the stock account and in the departmental markup account. तो मार्कअप अकाउंट में भी उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, एज वेल एज स्टॉक अकाउंट में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ओके, द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट इज 33.33% ऑन कॉस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो बच्चों. खादी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 33.33% ऑन कॉस्ट. तो हमें ऑन सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा कितना मार्कअप है. एंड सिल्क डिपार्टमेंट इज 50% ऑन कॉस्ट. तो जनरली बच्चों इस रेशियो से ये गुड्स बेचे जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के रेशियोज को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं. चलेगा ना? जस्ट अ सेकेंड. प्रॉफिट के रेशियोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ध्यान देना है बच्चों. तो खादी डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन यहीं पे दिखाता हूं. खादी डिपार्टमेंट, तो बच्चों अगर कॉस्ट 100 रुपए की है तो खादी डिपार्टमेंट वाले 33.33% ऑन कॉस्ट यानी 33.33 प्रॉफिट लगाते हैं. अगर कॉस्ट 100 रुपए मानता हूं तो 100 रुपए पे 33.33% प्रॉफिट लगता है. सो 33.33 प्रॉफिट ऐड करता हूं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चों 133.33. यानी कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 133.33 है. तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर हम बोले तो 33.33% है. बराबर है. वैसे ही प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा? 33.33 is the profit divided by 133.33 is the selling price into 100. Is it right? So let's convert this ratio. 33.33 divided by 133.33 into 100 करोगे तो बच्चों लगभग 25% आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे श्योरली कह सकता हूँ कि 25% ऑन सेल्स. तो ये तय हो गया कि खादी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है. 25% ऑन सेल्स है ये खादी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट. अब वैसे ही 1/3 ऑन कॉस्ट मींस 25% ऑन सेल्स. सिल्क डिपार्टमेंट का 50% ऑन कॉस्ट है. तो बच्चों यहाँ पे 100 रुपीज कॉस्ट मानते हो तो 50 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, 150 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगी. सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लेना है तो 50 डिवाइड बाय 150 यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 1/3 ऑन सेल्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे खादी सिल्क डिपार्टमेंट 1/3 ऑन सेल्स कमाता है यानी 33.33% ऑन सेल्स एंड खादी डिपार्टमेंट 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट कमाता है. ठीक है, प्रॉफिट लगाता है आई मीन टू से. बराबर है. आगे बढ़ता हूं बच्चों. द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011. तो बच्चों ये फिगर्स आपको दिए हैं. खादी डिपार्टमेंट रुपीज, सिल्क डिपार्टमेंट रुपीज. स्टॉक ऑन 1 जनवरी एट कॉस्ट 10,500, 18,600. बट बच्चों याद रखना है आपको स्टॉक अकाउंट आप एट सेलिंग प्राइस मेंटेन करते हो. ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी प्रॉफिट है वो इंक्लूड करके आपको मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा. फिर परचेसेस 75,900 है. इसमें भी बच्चों आपको प्रॉफिट इंक्लूड करके परचेसेस दिखाने पड़ेंगे यानी सेलिंग प्राइस पे ही हमें वो गुड्स का रिसीट दिखाना है. देन सेल्स जो कुछ भी है, अब ये सेल्स वैल्यू है तो बच्चों इसमें प्रॉफिट तो होगा ही. इज इट राइट? तो ये हम एज इट इज लिखेंगे. बराबर है बच्चों. आगे बढ़ता हूं. कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है. द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 जनवरी 2011 इंक्लूडेड, फिर से पढ़ रहा हूं ध्यान देना. द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 जनवरी 2011 इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच had been marked down by 1260. तो ये मार्क डाउन का क्या चक्कर है वो मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद हम ये क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ये एडजस्टमेंट का डिस्कशन करेंगे. यानी ओपनिंग स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट करना है. ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 तारीख को जो कुछ भी स्टॉक दिया है वो हमने सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में 1260 रुपए से मार्क डाउन किया है. क्या है ये मार्क डाउन का चक्कर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, दोज गुड्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब ये सेल्स में इंक्लूडेड होगा. दीज गुड्स वेर सोल्ड एट द ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइस. तो बच्चों आपका जो खादी डिपार्टमेंट का सेल्स दिया है वहां पे ऊपर उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा. तो इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6,900, तो कुछ स्टॉक है जिसका वैल्यू 6,900 है, परचेस्ड फॉर खादी डिपार्टमेंट वेयर लैटर इन द ईयर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क डिपार्टमेंट। तो बच्चों खादी डिपार्टमेंट से कुछ स्टॉक हमें सिल्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, यानी खादी डिपार्टमेंट का स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा, उसमें जो कुछ भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट खादी को नहीं होगा, बराबर है। और वो सिल्क डिपार्टमेंट में डेबिट साइड को दिखाना पड़ेगा, रिसिट हुआ ना तो स्टॉक बढ़ेगा, और उसका जो कुछ भी प्रॉफिट सिल्क डिपार्टमेंट के रेशियो के हिसाब से जो होने वाला है वो उस सिल्क डिपार्टमेंट के मार्कअप अकाउंट में आना चाहिए। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है बच्चों। एंड दिस इज सोल्ड फॉर ₹10,050, ठीक है, तो बेच भी दिया 10,350 में। एज अ रिजल्ट, दो द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट, द सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू द सिल्क डिपार्टमेंट। तो बच्चों सेल्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेल्स बराबर रिकॉर्ड किया है, सेल्स सिल्क डिपार्टमेंट ने किया है तो सिल्क के रिकॉर्डिंग में वो सेल्स की एंट्री हो चुकी है, बस कॉस्ट जो है वो खादी डिपार्टमेंट में ही अभी दिख रहा है, तो हम सिर्फ कॉस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे, सेल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बात करेंगे इसके ऊपर भी फिर से। ड्यूरिंग द ईयर 2011 टू प्रमोट द सेल्स, गुड्स वेर मार्क डाउन as follows. During the year 2011 to promote the sales, goods were marked down as follows. तो बच्चों कुछ गुड्स हमने मार्क डाउन कर दिए। मार्क डाउन करना मतलब क्या, उसके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। तो यहां पे एक आपको चेंज करना है, अगर आपके पास नया वाला मॉड्यूल आया है तो आपको मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी मिस्टेक है। यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये कॉस्ट एंड मार्क डाउन जो यहाँ पे लिखा है यहां से काट दो, यहाँ पे लिखो कॉस्ट, इस कॉलम का नाम है कॉस्ट और ये कॉलम है मार्क्ड डाउन। ओके, तो खादी डिपार्टमेंट का 5,600 कॉस्ट का स्टॉक हमने 360 रुपए से मार्क डाउन करना है, एंड सिल्क डिपार्टमेंट का 10,000 रुपए का स्टॉक हमें 2,000 से मार्क डाउन करना है। मार्क डाउन मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ऑल द गुड्स आर मार्क्ड, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी गुड्स हमने मार्क डाउन किए हैं वो सब के सब बेच दिए हैं, एक्सेप्ट सिल्क्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5,000 मार्क डाउन बाय ₹1,000। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है, 10,000 रुपए के गुड्स हमने मार्क डाउन किए थे 2,000 के हिसाब से, उसमें से आई थिंक 5,000 रुपए का सेल हुआ है और 5,000 रुपए का यहाँ पे हमारे पास ही है जिसको हमने 1,000 से कम कर दिया था। ठीक है बच्चों, बात करेंगे इसके ऊपर भी। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको ज्यादातर समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके लिए मार्क अप एंड मार्क डाउन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 दिसंबर 2011, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 दिसंबर 2011, ठीक है बच्चों, it was discovered that khadi cloth of the cost of ₹390 was missing and it was decided that the amount to be written on। तो बच्चों स्टॉक मिसिंग है तो उसका मार्कअप भी नहीं मिलेगा, वो भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट आ जाएगा आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर 2011, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो बच्चों हम एक एक डिपार्टमेंट का बनाएंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, सो दैट हमें वो क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम सिल्क स्टॉक का अकाउंटिंग करने वाले हैं, लेकिन उसके भी पहले कंसेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्क डाउन आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ मार्क अप एंड मार्क डाउन। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। लेट us take one example. Let us take one example. ABC retail store, ABC retail store sells its goods at cost plus 50%, that is, मतलब 100 रुपए अगर कॉस्ट है तो 50 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, यानी 150 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 50 डिवाइड बाय 150, दैट इज 33.33% ऑन सेल्स। दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों, दिस इज अ जनरल थंब रूल कि कंपनी में कोई भी 100 रुपए का गुड्स अगर खरीदा जाता है इस रिटेल स्टोर में,
तो उसको बेचते समय 50% कॉस्ट का प्रॉफिट लगाना है, यानी 100 रुपए का गुड्स 50 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 150 में बेचा जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो एबीसी रिटेल स्टोर सेल्स इट्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%, दैट इज 33.33% ऑन सेल्स। ठीक है, हाँ। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड goods of rupees company sold goods of rupees, just a second, 1,80,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा सेल है कंपनी का 1,80,000 का। आई होप यू गेट इट। ओके, तो बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करना है हमें, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। एबीसी रिटेल स्टोर सेल्स इट्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%, दैट इज 33% ऑन सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी, यहाँ पे लिखना रिसीव्ड goods costing rupees 1,20,000, goods costing rupees 1,20,000, the invoice price of which is, एक अलग एग्जांपल बच्चों आपको समझा रहा हूं, the invoice price of which is rupees 1,80,000। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस बच्चों, बराबर ना। 1,20,000 कॉस्ट है प्लस 50% प्रॉफिट, तो 1,20,000 प्लस 50% करते हो तो बच्चों 1,80,000 रुपीज इनवॉइस प्राइस आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट लाइन पे लिखना, एक्चुअली कंपनी सोल्ड 1/3 गुड्स फॉर रुपीज 60,000, 1/3 गुड्स फॉर रुपीज 58,000, 1/3 goods for rupees 62,000. Draw memorandum stock account, sorry, stock account and memorandum markup account, assuming no opening and closing stock, no opening and closing stock। क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, क्योंकि 60,000 के टोटल 1,80,000 का गुड्स सेलिंग प्राइस था, उसमें से 1/3 कर दिया, यानी 100% सेल हो चुका है बच्चों। इज इट राइट? यस। तो बच्चों यहाँ पे मैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट ओपन करने के पहले आपको ये 3 कैटेगरीज के जो कुछ भी डिटेल्स है वो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो कॉस्ट टोटल, ठीक से लिखता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बच्चों जो गुड्स मेरे पास है उसका टोटल कॉस्ट कितने रुपए का है, इज इक्वल टू रुपीज 1,20,000। ठीक है, इसमें से 1/3 हमने कुछ अलग प्राइस पे बेचे हैं, 1/3 कुछ अलग प्राइस, मतलब 3 कैटेगरीज है इसमें टोटल। जस्ट अ सेकेंड माय फ्रेंड्स। यस, सो यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरीज है। हाँ, कैटेगरी 1 बोलता हूं यहाँ पे, कैटेगरी 2 यहाँ पे लिखता हूं एंड कैटेगरी 3 यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है,
तो कैटेगरी 1 जो है जिसमें हमने 1/3 गुड्स यानी कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 1/3 यहाँ पे है गुड्स, 1/3 कैटेगरी 2 में है एंड कैटेगरी 3 में 1/3 गुड्स है। तो 1,20,000 का 1/3 यानी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 40,000 रुपए के गुड्स, इज इट राइट? यहाँ पे 40,000 के गुड्स और यहाँ पे 40,000 के गुड्स। तो ये 3 कैटेगरीज के टोटल सेल है हमारे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 50% ऑन कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड लिखता हूं, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। तो यहां पे बच्चों हम जनरली 20,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 50% ऑन कॉस्ट निकाल रहा हूं। ये 40,000 कॉस्ट है, उस पर 50%, ठीक है बच्चों। और यहां पे मैं 20,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बराबर है बच्चों। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस यहां पे 60,000 होगा, यहां पे 60,000 होगा और यहां पे भी 60,000, मतलब 60,000 रुपए का हमारा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस था, बराबर है बच्चों। बट रियलिटी में कुछ अलग हुआ। एक्चुअल सेलिंग प्राइस बोलूंगा मैं उसको, एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दिया है 60,000 पहले कैटेगरी के लिए, दूसरे कैटेगरी के लिए 58,000 एंड तीसरे कैटेगरी के लिए 63,000 कर दो, सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। 63,000 कर दो। हाँ, तो पहले कैटेगरी के लिए 60,000, दूसरे कैटेगरी के लिए 58,000 एंड तीसरे कैटेगरी के लिए 63,000 सेलिंग प्राइस आया। पहले कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही हमें सेलिंग प्राइस हुआ, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर लॉस आता है तो लॉस, ठीक है बच्चों। दूसरे कैटेगरी में देखो बच्चों, आपको 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्चुअली देखो बच्चों, आप 40,000 के गुड्स 58,000 में बेच रहे हो, यानी आपको इनफैक्ट 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको एक्सपेक्टेड था कि 20,000 का प्रॉफिट हमारी कंपनी को होना चाहिए। तो बच्चों जब हम मार्कअप अकाउंट ओपन करेंगे तब 20,000 रुपए का प्रॉफिट उसमें दिखाएंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, सिर्फ उसको 2,000 रुपए उसके अगेंस्ट कब मिलेंगे हमें। तो बच्चों आपको ये गुड्स मार्क डाउन करने पड़ते हैं अगर आप सस्ते में बेचते हो तो, नहीं तो अगर आपके गुड्स की प्राइस उतनी नहीं है, ऐसे आपको भनक लग जाती है, तो आप उसका प्राइस रिड्यूस कर देते हो। कभी कभार सेल बढ़ाने के लिए प्राइस रिड्यूस किया जाता है। मतलब प्राइस रिड्यूस करना मतलब मार्क डाउन करना बच्चों, मतलब जिस वैल्यू पे हमने गुड्स को रिकॉर्ड किया है उस वैल्यू से थोड़ा सा नीचे लाना, जो आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं होने वाली है उसको कम करना। तो बच्चों इस कंसेप्ट को हम मार्क डाउन बोलते हैं, ठीक है। इसका अकाउंटिंग में सब दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। और यहां पे 3,000 से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट आपको 20,000 प्रॉफिट चाहिए था, बट आपने इसको और भी प्रॉफिट में बेचा, 63,000 में बेचा, तो 3,000 का ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको इस केस में हमें गुड्स को मार्क अप करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कभी कभार ज्यादा अमाउंट पे भी आप लोग बेच सकते हो, नहीं तो बेचना चाहते हो तो आप मार्कअप करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक पूरा चार्ट आपको समझ में आ चुका है। अब इस चार्ट को मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में जो मैं थोड़ा सा रफ में ड्रॉ करने वाला हूं, ये हुआ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ओके। और ये आया मेरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है बच्चों। ध्यान देना है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ गुड्स खरीदे हैं। तो जब गुड्स खरीदे तब टू परचेस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखाता हूँ, इनवॉइस प्राइस पे। 1,20,000 का कॉस्ट था, बट फिर भी हमने इसमें 60,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, 50% ऑन कॉस्ट, तो ये 1,80,000 में दिखाया। आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी बच्चों आपने स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाया, यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पे 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000। जिस दिन गुड्स आए उसी दिन हमने वो 1,80,000 पे दिखाना शुरू कर दिया, और इस पे जो 60,000 का प्रॉफिट है वो हमने मार्कअप अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय गुड्स रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। तो ये मार्कअप अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 60,000 रुपए, यानी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, बराबर है। बट रियलिटी में क्या हुआ, एक कैटेगरी के गुड्स हमने एज इट इज बेच दिए, उसके बारे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कैटेगरी के गुड्स जो है वो बच्चों आप 2,000 से सस्ते में बेचने वाले हो, ऐसा आपको जब लगेगा, नहीं तो आपने बेच दिया समझो सस्ते में,
तो आपको आपके गुड्स की वैल्यू 2000 से नीचे लानी पड़ेगी, क्योंकि आपने गुड्स यहाँ पे 60 हजार में दिखाए हैं, लेकिन ये जो गुड्स है वो 60,000 में बेचे ही नहीं, तो वो 58,000 में बेचे, तो उसकी वैल्यू 58,000 दिखनी चाहिए थी मेरे को। इज इट राइट? तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मुझे नीचे लाना पड़ेगा, तो मेरे को गुड्स मार्क डाउन करने पड़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्क डाउन नाउ? तो बच्चों आप गुड्स मार्क डाउन करोगे, मतलब आपने जिस वैल्यू पे गुड्स को रिकॉर्ड किया है, इस 1,80,000 में से वो 60,000 रुपए के गुड्स आपको अभी 58,000 पे लाने हैं, यानी स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करना है। बराबर है? स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करना है कितने से? 2,000 रुपए से। तो बच्चों मैं यहाँ पे मार्क डाउन अकाउंट लिखता हूं, तो मेरे को और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा मार्क डाउन नाम का। तो मैं मार्क डाउन अकाउंट नहीं यूज करूंगा, मैं मार्कअप अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मार्कअप अकाउंट आपका डेबिट हो गया। उसका दूसरा इफेक्ट बच्चों, प्रॉफिट आपको 2,000 से कम करनी है। हमने 60,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट उस गुड्स का है जो आप 20,000 रुपए प्रॉफिट पे बेच ही नहीं रहे हो। बराबर है? उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में सिर्फ 18,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने 20,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, तो वो प्रॉफिट अभी कम करना पड़ेगा कि नहीं? यस, इसीलिए मार्कअप अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, दरअसल ये मार्क डाउन ही है, बट आप यहाँ पे लिखोगे टू मार्क डाउन। ठीक है बच्चों, अमाउंट लिखोगे यहाँ पे 2,000 रुपए। आर यू गेटिंग इट? डबल एंट्री सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है बच्चों। हाँ, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हो टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, नहीं तो टू स्टॉक, ब्रैकेट में लिखना मार्क डाउन। ठीक है बच्चों, 2,000 रुपए से आपने स्टॉक को, प्रॉफिट को भी नीचे लाया एंड स्टॉक को भी नीचे लाया। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड किया था। अब समझ में आया मार्क डाउन का कंसेप्ट? यस। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं बच्चों। तीसरे कैटेगरी में हमने 60,000 का गुड्स इस 1,80,000 में इंक्लूड किया है। मतलब इस 1,80,000 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले कैटेगरी वाले 60,000, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान के हिसाब मुताबिक सब कुछ बराबर हो चुका है। दूसरे केस के 60,000 में हमने 2,000 रुपए कम कमाए, तो 2,000 रुपए से हमने उस गुड्स की वैल्यू भी कम कर दी और प्रॉफिट में से भी 2,000 रुपए कम कर दिए। बराबर है? अब तीसरे केस की जो 60,000 रुपए है, उसमें बच्चों ये गुड्स आपने 63,000 में बेचे, तो अभी आपको ये गुड्स मार्क अप करने पड़ेंगे। मार्क अप करना मतलब क्या? उस गुड्स की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा टू मार्कअप अकाउंट। टू मार्कअप अकाउंट हाउ मच? 3,000 रुपीज। तो 3,000 से मैंने गुड्स का प्राइस बढ़ाया। आर यू गेटिंग इट? यानी इनवॉइस प्राइस हमने 60,000 रिकॉर्ड किया था पहले, अब वो 63,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 63,000 में बेचा है। आर यू गेटिंग इट? तो जो गुड्स आप बेच रहे हो सस्ते में, नहीं तो ज्यादा कीमत पे, उसको आप मार्क डाउन नहीं तो मार्क अप बोलते हो। डू यू अंडरस्टैंड इट माय फ्रेंड्स? कभी कभार पहले ही मार्कअप नहीं तो मार्क डाउन कर देते हो, बट उसमें से कुछ गुड्स आप बेच नहीं पाते हो, तो जो गुड्स नहीं बेचे हैं उसको फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाके रखना है आपको, ये मत भूलना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा सेल हुआ, इसलिए मैंने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मार्कअप किया। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी 3,000 से बढ़ेगा। तो यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे लिखूंगा मार्कअप। मार्कअप कितने रुपए? 3,000 रुपए। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा वो एकदम सही वाला प्रॉफिट निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे सेल्स की एंट्री जब मैं करूंगा तब कितना आएगा सेल्स? तीनों सेल्स की टोटल करो। एक्चुअल सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूं, तो 60,000 प्लस 58,000 प्लस 63,000, यानी सेल की टोटल आ जाएगी 1,81,000। 60,000 प्लस 58,000 प्लस 63,000। अगर आप अकाउंट क्लोज करके देखते हो तो 1,83,000 टोटल आता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 1,83,000, 1,83,000। I hope it is clear to you. Now, if you calculate profit here, profit will be also correct. Since there is no closing stock, there will not be any balance in markup account. तो बच्चों 63,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है ऑलरेडी, उसमें से 2,000 रुपए कम मिले हमें, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा 61,000 का। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, और आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो प्रॉफिट। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 18,000 का प्रॉफिट हुआ सेकेंड केस में, एंड थर्ड केस में आपको 23,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 20,000 प्लस 18,000 प्लस 23,000, यानी बच्चों लगभग आपको 61,000 का प्रॉफिट हुआ, और वही प्रॉफिट आपके मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में दिख रहा है। आई होप कि आपको बच्चों मार्क अप एंड मार्क डाउन का कंसेप्ट समझ में आ चुका है। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में आपको वही चीज बोली गई है, ड्यूरिंग द ईयर 2011 टू प्रमोट द सेल्स गुड्स वेर मार्क डाउन। तो बच्चों उन गुड्स की सेल्स वैल्यू, हमने जितनी सेल्स वैल्यू दिखाई है उसके कंपैरिजन में
कम है कितने रुपए से? 360 रुपए से। बच्चों समझ में आ रहा है? 5600 के कॉस्ट के गुड्स आपको मार्क डाउन करने हैं 360 रुपए से, यानी 360 रुपए का प्रॉफिट आपको कम मिलने वाला है। बराबर है? इस 5600 को हमने खादी डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट कमाते हैं हम? यहाँ पे लिखा है खादी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हम कितना कमाते हैं कॉस्ट के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर बच्चों हम लोग 33.33% लगाते हैं। तो बाय द वे आपके उस मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में आपने गुड्स जब खरीदे थे तो 5600 प्लस 33.33% पे दिखाए थे, मतलब लगभग 7470 रुपीज पे, सॉरी 66 रुपीज पे आपने वो गुड्स दिखाए थे जिसपे 360 रुपए का प्रॉफिट है। बराबर है? ये 360 रुपए का प्रॉफिट हमें नीचे लाना है, मार्क डाउन करना है। एंड सिल्क डिपार्टमेंट में भी वैसे ही है, 2000 रुपए से हमें मार्क डाउन करना है। ठीक है? ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड, अगर बच्चों बेचे हैं तो ही वो मार्क डाउन का इफेक्ट होना चाहिए। समझो ये गुड्स हमने बेचे ही नहीं, जैसे कि आगे बोला है एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 5000 मार्क डाउन बाय रुपीज 1000, वो हमने बेचा नहीं है बच्चों, वो हमने गुड्स बेचे नहीं है। तो अगर बेचे ही नहीं है तो मार्क डाउन नहीं करना है, फिर से उसको हम ओरिजिनल पोजीशन पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों? यस, मतलब जो गुड्स बेचे हैं उसको ही मार्क डाउन करना है, मार्कअप करना है, क्योंकि वो रियलाइज प्रॉफिट है, वो रियलिटी में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाकी जो नहीं बेचे हैं तो मे बी उसको फिर से मार्कअप कर सकते हैं फ्यूचर में, वो कितने में बेचे जाएंगे वो आपको जब बेचने के बाद ही पता चलेगा। तब तक उसका मार्कअप एंड मार्क डाउन रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको हमेशा इनवॉइस प्राइस पे दिखाते रहना है। बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलो बच्चों, हम सिर्फ पहले खादी डिपार्टमेंट का मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाने वाले, सिर्फ खादी डिपार्टमेंट का नहीं। पहले सिल्क डिपार्टमेंट का करें या खादी डिपार्टमेंट का? इन्होंने कौन सा दिया है? पहला डिपार्टमेंट, खादी डिपार्टमेंट यहाँ पे पहला कॉलम दिया है, तो मैं पहले खादी डिपार्टमेंट का अकाउंट्स बनाऊंगा, फिर सिल्क डिपार्टमेंट का अलग से सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 8। सो राइट डाउन सोल्यूशन टू इलिस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखता हूं खादी। ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। चलो बच्चों शुरू करता हूं। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बोला है कि कैसे अकाउंटिंग करना है। सिर्फ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खादी डिपार्टमेंट एड्स 33% ऑन कॉस्ट एंड 25%, दैट मीन्स 25% ऑन सेलिंग प्राइस। इज इट राइट? तो खादी डिपार्टमेंट का रेशियो सिर्फ ध्यान में रखना है, 33% ऑन कॉस्ट लगाता है खादी डिपार्टमेंट एंड 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट होता है उनका। ठीक है? द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011। स्टॉक है बच्चों 10,500 रुपीज एट कॉस्ट। क्या इस स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में? तो हाँ, पहला ही एडजस्टमेंट है, द स्टॉक ऑफ द खादी ऑन 1st January 2011 included goods the selling price of which has been marked down by 1260. These goods were sold during the year at the reduced price. तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाओ एंड 1260 का मार्कडाउन आप क्रेडिट साइड पे दिखाओ। नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप
मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 ही हम फॉलो करने वाले हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वही किया है। तो बच्चों यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखता हूँ, चलेगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा बच्चों। कैलकुलेशन क्या दिखानी है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 10,500 रुपए। और खादी डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना लगाता है? 33.33% ऑन कॉस्ट। तो बच्चों 10,500 रुपए का कॉस्ट है प्लस 33 1/3 बराबर है, और उसको मार्क डाउन करना है बाय 1260। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? उसको मार्क डाउन करना है बाय 1260। एक तो ये प्रेजेंटेशन कर सकते हो, 10,500 इंटू 33.3333 पूरे स्क्रीन पे 33 दिखना चाहिए, ओके। परसेंट करोगे तो बच्चों आ जाता है 3,500। 3,500 में से 1,260 रुपए जाएंगे क्योंकि उसको मार्क डाउन करने के लिए बोला है, और वो बेचा भी है ईयर एंड में, इस पूरे साल में वो बेच दिया है। तो बेच दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसको कम करके ही दिखा रहे हैं। इज इट राइट? तो सेलिंग प्राइस 1,260 से कम ही होने वाली थी फ्यूचर में, तो वैसे भी हमने उसका इनवॉइस प्राइस भी कम कर दिया। तो 2240 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों यहाँ पे 2240 लिखने में। बट अगर आपको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, ये 1260 यहाँ पे बिना लिखे डायरेक्टली 10,500 इंटू 33.333333%, यानी आप इसको इनवॉइस प्राइस पे ही दिखा दो, ठीक है। सो 3,500 ऐड हो जाएंगे, 10,500 प्लस 3,500, यानी बच्चों ये 14,000 का स्टॉक दिखेगा इनवॉइस प्राइस पे। बट क्या सच में इसकी वैल्यू 14,000 रुपए है? अगर ये 14,000 पे दिखाते हो तो यहाँ पे भी मेमोरेंडम मार्कअप में उसमें जो प्रॉफिट लगाया आपने 33 1/3 ऑन कॉस्ट, दैट इज 3,500, वो जो प्रॉफिट है इस मार्कअप अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखना चाहिए। इस मार्कअप अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस दिखना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,500। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इन गुड्स की रियल वैल्यू 14,000 है क्या? नहीं। अगर ये बेचना चाहता हूं, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसको मार्क डाउन करो 12 से 60 रुपए से, यानी ये रियलिटी में बेच कितने में सकता हूं मैं? 14,000 माइनस 1260 में बेच सकता हूं, और बेच भी दिया है आपने। आगे बोला है देखो क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में यही बोला है कि दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सोल्ड किए हैं 1,260 रुपए कम करके, इसका मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट दिखाने का अधिकार नहीं है। यानी 3,500 का प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे इस 10,500 रुपए के कॉस्ट के गुड्स पे हमने जो 3,500 का प्रॉफिट लगा के ये इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन किया 14,000 पे, बराबर है, और उसको हमने उसमें 3,500 का प्रॉफिट है ऐसे दिखाया। क्या हमारा 3,000 प्रॉफिट का 3,500 रुपए का इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट हमने कमाया है रियलिटी में? नहीं। उसमें से 1,260 रुपए आपने कम कमाए हैं, तो वो मार्क डाउन करना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे बाय मार्कअप लिख सकते हो आप, मार्कअप अकाउंट ब्रैकेट में लिखना मार्क डाउन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इज इट राइट? 1260 मॉड्यूल के हिसाब से जाते हो तो 1260 इन्होंने यहां से ही माइनस किया है, मैं आपको उसका दूसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूं। तो 1260 यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो मार्कअप अकाउंट डेबिट हुआ बच्चों टू स्टॉक अकाउंट। लिखने में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉक अकाउंट लिखूंगा 1260, यानी इनडायरेक्टली हमारा जो 3,500 वाला इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट था वो 12 से 60 से कम हो जाएगा, एंड रियलिटी में 2,240 का ही इफेक्ट दिखेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपने ये गुड्स 1,260 रुपए कम वैल्यू पे बेचे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। हाँ, फिर परचेसेस ऑफ डिपार्टमेंट है बच्चों 75,900 टू परचेसेस, ये कॉस्ट है बच्चों। 75,900 जो है वो कॉस्ट है, और कॉस्ट पे हम कितना प्रॉफिट लगाते हैं? 50%, बराबर है। कॉस्ट पे हम कितना प्रॉफिट लगाते हैं? सिर्फ 50%। तो 75,900 प्लस 50%, सॉरी 75,900 इंटू 50% करता हूं तो प्रॉफिट का फिगर मिल जाता है बच्चों, सॉरी 50% नहीं, 33.33%। 75,900 इंटू 33.33%, इज इट राइट? तो प्रॉफिट का फिगर आ जाता है बच्चों 25,300, 25,300,
ठीक है। तो 75,900 प्लस 25,300, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये गुड्स हम 1,01,200 रुपए में बेच सकते हैं, है कि नहीं। और इस 1,01,200 में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं 25,300, जो मार्कअप अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, मार्कअप अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे लिखते समय मैं लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। 25,300 जो उस स्टॉक अकाउंट में इंक्लूडेड है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे सेपरेटली मैं क्रेडिट करता जा रहा हूँ मार्कअप अकाउंट को, सो दैट प्रॉफिट का भी फिगर हमें पता चल जाए। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है सेल्स का। हमने जो सेल्स किया है बच्चों, ये 95,600 का सेल्स है। इसमें वो ओपनिंग स्टॉक भी सेल किया है कम प्राइस पे। सेल्स सिर्फ रिकॉर्ड करने हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। इसका दूसरा इफेक्ट आपको मार्कअप अकाउंट में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदे थे, जब आपके पास गुड्स आए थे, तभी आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है। तो सेल्स करने के बाद फिर से एक बार प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो बाय सेल्स 95,600। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट आइटम है एडजस्टमेंट वाला। पहला आइटम मैंने खत्म कर दिया है, ये खादी डिपार्टमेंट के साथ ही रिलेटेड था। उसके बाद अगला आइटम है बच्चों सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6,900 परचेस्ड फॉर द खादी डिपार्टमेंट। यानी हमारे इस परचेस के कॉस्ट में वो 6,900 कॉस्ट के गुड्स है, 6,900 कॉस्ट के गुड्स है, बराबर है। हमने दिखाए कितने पे है, 6,900 प्लस 33.33 करके दिखाए हैं। तो उसका इनवॉइस प्राइस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिए, सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। तो बच्चों कॉस्ट आया खादी डिपार्टमेंट के मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, बराबर है, और सेल आया सिल्क डिपार्टमेंट के सेल्स में। उन्होंने आगे बोला है, देखो बच्चों, सोल्ड फॉर ₹10,350 एज अ रिजल्ट दो द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट। यानी कॉस्ट अभी भी खादी डिपार्टमेंट के कॉस्ट में ही है, स्टॉक अकाउंट में ही है। द सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू द सिल्क डिपार्टमेंट, यानी सेल गया सिल्क डिपार्टमेंट के स्टॉक अकाउंट में, एंड कॉस्ट आया खादी डिपार्टमेंट के स्टॉक अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, यहां से सिर्फ निकाल देंगे और वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पे मैं लिख लूंगा बाय सेल्स बाय सिल्क डिपार्टमेंट, बाय सिल्क डिपार्टमेंट, कुछ भी लिखो बच्चों, कोई दूसरा इफेक्ट वगैरह नहीं होने वाला है। सिल्क डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखना बाय टू खादी डिपार्टमेंट, बराबर है। कितने रुपए वैल्यू के गुड्स है, 6,900 वैल्यू के गुड्स है, और वो हम दिखाते हैं इस इनवॉइस प्राइस पे, बराबर है ना। तो इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा 6,900 प्लस इंटू 33.33%। तो बच्चों इस पे लोडिंग आ जाता है 2,299 यानी 2,300, इज इट राइट। तो 6,900 प्लस 2,300 यानी बच्चों 9,200 इसमें इंक्लूडेड था। कहाँ पे, इस 1,01,200 में, जो हमने बेचा ही नहीं, तो यहाँ से निकाल दिया एंड सिल्क अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया 9,200, बराबर है। तो अगर आपके गुड्स कम हो चुके हैं तो ये 2,300 का प्रॉफिट हमें खादी डिपार्टमेंट में नहीं मिलने वाला है। अब वो कहाँ पे मिलेगा, सिल्क के मार्कअप अकाउंट में मिलेगा। तो मार्कअप अकाउंट भी 2,300 से कम करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट यहाँ पे है, देखो 25,300, इसमें वो 2,300 रुपए इंक्लूडेड है, वो अभी हमें निकालने पड़ेंगे। तो 25,300 अगर इस साइड पे आया है, तो मार्कअप अकाउंट के डेबिट साइड पे मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफर टू सिल्क, ट्रांसफर टू सिल्क, ट्रांसफर टू सिल्क, बराबर है। कितना, 2,300। तो ये भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, ये सिल्क में मिलेगा, सिल्क में उनके रेशियो के हिसाब से मिलेगा, बराबर है। उनका प्रॉफिट एडिशन है 50% वाला, बाद में देखते हैं बच्चों। तो ये 6,900 प्लस 2,300, 9,200 रुपीज हमने यहां से निकाल दिए। ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों। अगला एडजस्टमेंट, ये सिल्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी हमें एज अ परचेस लेना पड़ेगा वहां पे। तो 6,900 प्लस 50% हम वहां पे परचेस लेंगे, ठीक है, जो कितना आता है 6,900 प्लस 50% यानी 10,350 आता है बच्चों। और आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बेचा भी है 10,350 को, मतलब जितना एक्सपेक्टेड रेशियो उनका है उसके हिसाब से ही उन्होंने बेचा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 2011 टू प्रमोट सेल्स द गुड्स वेर मार्क डाउन एज फॉलोज। तो बच्चों सेल्स बढ़ाने के लिए इन्होंने गुड्स मार्क डाउन कर दिए। तो खादी डिपार्टमेंट का कॉस्ट 5,600 था, उसको हमने 360 से मार्क डाउन किया। अभी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मेरे लिए यहाँ पे जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें मार्क डाउन कितने से करना है वो देखना है, बराबर है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ।
10,000 रुपए कॉस्ट के गुड्स थे जिसको मार्क डाउन किया हमने 2,000 रुपए से। एक्चुअली 10,000 रुपए कॉस्ट के गुड्स हमने कितने में दिखाए होंगे? 10,000 प्लस खादी सिल्क डिपार्टमेंट 50% ऑन कॉस्ट लगाता है प्रॉफिट, यानी 10,000 के गुड्स हमने 15,000 में डेबिट साइड को दिखाए होंगे। अब उसकी वैल्यू 15,000 है नहीं बच्चों, उसकी वैल्यू 2,000 से कम करनी है, ठीक है? तो वो हम कम कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खादी डिपार्टमेंट की बात करूंगा क्योंकि मैं अभी वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों 360 रुपए से आपको मार्क डाउन करना है, यानी आपके गुड्स की जो कुछ भी इनवॉइस प्राइस आपने दिखाई है उसके कंपैरिजन में 360 रुपए आप कम कमाने वाले हो। लेकिन क्या सच में इसका सेल हुआ है, वो देख के ही आप मार्कअप नहीं तो मार्क डाउन करना, क्योंकि जो अनसोल्ड गुड्स है वो फिर से हमें इनवॉइस प्राइस पे दिखाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं बच्चों, 360 से मार्क डाउन कर ही देते हैं, ठीक है? ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड एक्सेप्ट फॉर सिल्क वैल्यू ऑफ ₹5,000 मार्क डाउन बाय ₹1,000। तो बच्चों सिल्क का एक 5,000 रुपए का गुड्स, एक्चुअली हमने 10,000 के रीवैल्यू किए थे, 10,000 के गुड्स हमने मार्क डाउन किए थे, उसमें से 5,000 बेच दिए गए और 5,000 हमारे पास ही है। वो 5,000 रुपए के गुड्स जो बेचे नहीं है उसको हमने 1,000 रुपए से कम कर रखा है। बट अभी बच्चों बेचे ही नहीं है तो हमें भी पता नहीं है ना कि उसकी रियल वैल्यू कितनी होने वाली है, तो वो मार्क डाउन हमें नहीं करना है बाय द वे, बट उसका ट्रीटमेंट मैं सिल्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बताऊंगा। फिलहाल खादी का प्रॉब्लम देखते हैं। तो 5,600 360 रुपीज, ठीक है? 5,000 नहीं तो एक काम करते बच्चों, साइमल्टेनियसली हम लोग, नहीं पहले ये खत्म करते हैं, 2 बार होना चाहिए, रिपीट हो जाएगा फिर, ठीक है? 360 रुपीज से मार्क डाउन करना है, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुन लो बच्चों, 5,600 कॉस्ट थी ओरिजिनल, 5,600 में मैंने 33.33% ऐड किया होगा, यानी मैंने ये 7,466 पे दिखाया था और ये 7,466 इस 1,01,200 में इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है? अब 7,466 उसकी वैल्यू नहीं रही बच्चों, उसको 360 से आपको घटाना है, ठीक है? तो 360 से घटाना है मतलब यहाँ पे मैं बाय मार्कअप अकाउंट करूंगा, प्रॉफिट कम करना है, तो इसीलिए मैं मार्क डाउन अकाउंट, नया अकाउंट नहीं ओपन करूंगा, मार्कअप अकाउंट को ही यूज करूंगा। ब्रैकेट में लिखूंगा मार्क डाउन बाय हाउ मच, कितने से कम करना है? 360 रुपए से कम करना है, ठीक है? और इसका सेकेंड इफेक्ट आपके मार्कअप अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, टू मार्क सॉरी स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना मार्क डाउन, ठीक है? 360 रुपए से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपने ये बेच भी दिया सस्ते में, 360 रुपए से कम करके ही बेचा है। सारे गुड्स जो आपने मार्क डाउन किए थे एक्सेप्ट दैट सिल्क आइटम, सारे गुड्स आपने बेच दिए हैं बच्चों, ठीक है? तो बेचा तो समझ में आ रहा चाहिए कि हाँ भाई सच में 360 रुपए कम मिले हैं, ठीक है? लेकिन जो नहीं बेचे हैं वो फिर से हमें इनवॉइस प्राइस पे लाके छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है? बात करेंगे उसके ऊपर, सिल्क के केस में वो आएगा सिचुएशन। आगे बढ़ता हूं। At the time of stock taking on December 31, 2011, it was discovered that khadi cloth of cost of rupees 390, कॉस्ट कितना है बच्चों? 390 was missing, बट ये 390 कॉस्ट पे दिखाया क्या हमने? नहीं, हमने इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाया था, तो हमें ये स्टॉक कम करना पड़ेगा। लॉस हुआ किस कारण? एनीथिंग बाय गुड्स लॉस लिखता हूं यहां पे, बाय गुड्स लॉस्ट, इज इट राइट? हाँ, कितना कॉस्ट था उसका? 390, बट हमने दिखाया होगा इनवॉइस प्राइस पे ना, तो इनवॉइस प्राइस हमें कम करनी पड़ेगी। सो 390 प्लस सॉरी इंटू 33.33%। मैं जानबूझ के प्रॉफिट यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूँ सो दैट आपको वो समझ में आना चाहिए, मार्कअप अकाउंट में भी उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। सो 390 प्लस 130, यानी हमने 520 रुपए में वो दिखाए होंगे पहले, यहाँ पे इस फिगर में वो इंक्लूडेड होंगे, इस फिगर में नहीं तो इस फिगर में, इसमें से वो गुड्स गायब हो गए बच्चों, तो हमें अभी 130 का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो हमारा मार्कअप अकाउंट फिर से डेबिट होगा टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, कितना? 130 रुपए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस माय फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है? सिंपली हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, क्योंकि अभी कुछ गुड्स स्टॉक में है हमारे, ठीक है? हमारे पास 14,000 सेलिंग प्राइस के गुड्स थे, फिर 1,01,200 के सेलिंग प्राइस के गुड्स आ गए, मतलब हमारे पास 14,000 प्लस 1,01,200 यानी टोटल 1,15,200 सेलिंग प्राइस के गुड्स आ गए, बराबर है? 1,15,200 सेलिंग प्राइस के गुड्स आ गए, उसमें से 1,260 तो हमने मार्कडाउन कर दिया और सस्ते में बेच दिया, तो वो 1,260 हमने कम किए हैं,
फिर 95,600 के गुड्स बेच दिए हमने बच्चों। फिर 9,200 रुपीज़ सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। फिर 360 रुपये के गुड्स का मार्क डाउन कर दिया हमने एंड 520 रुपीज़ के गुड्स हमने बेच दिए। तो बच्चों यहाँ पे स्टॉक जो रहेगा वो इनवॉइस प्राइस पे दिखेगा, यानी सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक, सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना है यहाँ पे 8260। यू कैन क्रॉस चेक 8260 आता है कि नहीं देख लो। यानी 8,260 रुपये सेलिंग प्राइस का स्टॉक हमारे पास है, जिसको हमने बेचा ही नहीं है। तो बेचा नहीं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही नहीं, बराबर है ना। तो मार्कअप अकाउंट में उसका प्रॉफिट हमें यहाँ पे बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा बच्चों। 8260 का प्रॉफिट है इंटू 33.33% ऑन कॉस्ट कमाते हो, 33.33% ऑन कॉस्ट कमाते हो, मतलब कितना ऑन सेलिंग प्राइस कमाते हो, बिकॉज दिस इज अ सेलिंग प्राइस, दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सेलिंग प्राइस, सो व्हाटएवर बैलेंसिंग फिगर यू गेट इज अ सेलिंग प्राइस, यू नो। सो 8260 पे बच्चों 25% का प्रॉफिट आप कमाते हो, कॉस्ट पे 33% या 33.33%, यानी सेलिंग प्राइस पे 25%। पहले ही हमने निकाल के रखा था वो चीज, इज इट राइट। तो बच्चों आपके टोटल प्रॉफिट में से 2065 का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही नहीं, 2065 का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने वो गुड्स बेचे ही नहीं है। तो प्रॉफिट मिला कितने का बच्चों, आपको जो इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट था वो 3500 था, इज इट राइट। फिर अपने 25,300 का प्रॉफिट और इमेजिन किया जो नए गुड्स आए उस पे, तो 28,800 आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, ठीक है। उसमें से 1260 रुपए आपको नहीं मिले, 2300 नहीं मिले क्योंकि आपने वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। 360 रुपए का मार्क डाउन कर दिया है एंड 130 रुपए के गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, प्रॉफिट उसमें से वो चला गया, यानी आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, और 2065 का प्रॉफिट क्लोजिंग में रहेगा, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 22,685 का, 22,685 का। जस्ट अकाउंटिंग इस प्रकार से करना है, बाकी कुछ बच्चों इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज व्हाट अ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ता हूं, अब डिपार्टमेंट लिखना है, अब डिपार्टमेंट लिखना है कौन सा, सिल्क, ठीक है। यहाँ पे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट ड्रॉ करता हूं। एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, तो चलो बच्चों दोनों अकाउंट तैयार है मेरे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है। और ये सिल्क डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो शैल वी स्टार्ट, यस, पहले से शुरू करना है, सिर्फ सिल्क डिपार्टमेंट के एडजस्टमेंट्स। ओके, जानबूझ के बच्चों दो बार आपको एक्सप्लेन कर पाऊं इसलिए मैंने दो बार अलग अलग सॉल्व किया। आप एक साथ 4 अकाउंट ओपन करो और सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक देखो, ओपनिंग बच्चों 18,600 है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एंड सिल्क डिपार्टमेंट का रेशियो अभी ध्यान में रखना है आपको, सिल्क डिपार्टमेंट कॉस्ट पे 50% का लोडिंग करता है, तो सिल्क डिपार्टमेंट इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाएगा इस ओपनिंग स्टॉक को। तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट, 18,600, तो यहाँ पे लिखूंगा 18,600 प्लस 50%, यानी इसका बराबर आधा, 18,600 इंटू 50%, तो बच्चों 9,300 रुपीज विल बी एडेड एंड 18,600 प्लस 9,300, मतलब ये स्टॉक हम दिखाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक में सेलिंग प्राइस पे 27,900 के, और इस 27,900 में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं 9,300 का। तो प्रॉफिट मार्कअप अकाउंट आई विल क्रेडिट बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन
9300. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों. नेक्स्ट है परचेसेस का फिगर. 93,400 इज द कॉस्ट. तो बच्चों यहां पे लिखूंगा टू परचेसेस 93,400. एग्जैक्टली इसका 50% हमें प्रॉफिट ऐड करना है. मार्कअप बोलेंगे उसको. 93,400 प्लस सॉरी इंटू 50% यानी 46,700. 46,700 ऐड करता हूँ 93,400 में. तो बच्चों 1,40,100 इज द मेमोरेंडम सॉरी इनवॉइस प्राइस. इज इट राइट? हाँ. तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बाय स्टॉक हाउ मच 46,700 यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका बढ़ चुका है. जितने नए गुड्स आपके स्टोर में आए वैसे आपने अपना प्रॉफिट भी बढ़ा दिया. अभी तक ये प्रॉफिट हुआ नहीं है. इसमें से जितना नहीं हो रहा है वो हम इस अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे. ठीक है, और जितना नया माल हमारे स्टोर्स में आ जाएगा उतना प्रॉफिट हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे. यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अभी इतना है. ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों. उसके बाद है बच्चों सेल्स. 1,25,000 रुपए का सेल्स किया है आपने. तो बाय सेल्स 1,25,000. ओके, आगे बढ़ता हूं. जो सेल्स एक्चुअल है वही मुझे दिखाना पड़ेगा. उसमें कोई चेंज नहीं करना है. ये पहला एडजस्टमेंट खादी डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड था. दूसरा एडजस्टमेंट खादी डिपार्टमेंट के अकाउंट में से स्टॉक अकाउंट में से हमने स्ट्रेट अवे 6,900 कॉस्ट की गुड्स हटा दिए और सिल्क डिपार्टमेंट के स्टॉक अकाउंट में अभी वो इंक्लूड करने हैं. तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट डेबिट टू खादी डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे. खादी डिपार्टमेंट ट्रांसफर. ठीक है बच्चों. हाँ, कितने कॉस्ट की गुड्स है 6,900. बट ये लोग 6,900 का स्टॉक 50% प्रॉफिट लगा के बेचते हैं. तो 6,900 का 50% अगर देखते हो तो बच्चों 3,450 आ जाएगा. तो ये एक नई रिसीट आ गई. देखो 6,900 प्लस 3,450 यानी 10,350 में हम इसको बेचेंगे और बेच भी दिया है जो सेल्स में इंक्लूडेड है. इस 1,25,000 के सेल में ये 10,350 इंक्लूडेड है बच्चों. तो आपने सही रिकॉर्डिंग किया है. और यहाँ पे बाय स्टॉक लिखता हूं खादी ट्रांसफर. ठीक है, हाउ मच 3,450. वो एडिशनल प्रॉफिट हमें मिलेगा अभी तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया 3,450. इज इट राइट माय फ्रेंड्स? आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट आइटम कौन सा है? ये एडजस्टमेंट भी खत्म हुआ. नेक्स्ट आइटम है बच्चों मार्कडाउन करने वाली बात. अब जरा देखो, मार्कडाउन करने के लिए बोला है 2,000 से. तो चलो इनका मान लेते हैं 2,000 से मार्कडाउन कर लेते हैं. ठीक है, तो क्योंकि कुछ गुड्स हम 2,000 से सस्ते में बेचने वाले हैं तो मार्क डाउन कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मार्कअप अकाउंट. मार्कअप अकाउंट लिख रहा हूं बट है बच्चों ये मार्क डाउन. ठीक है, सस्ता कर रहे हैं हम 2,000 रुपए से. यानी यहाँ पे जो भी इनवॉइस प्राइसेस हमने लिखी है, जो कुछ भी सेलिंग प्राइसेस हमने लिखी है उसके कंपैरिजन में हम 2,000 से सस्ते में बेचने वाले हैं. बेचा नहीं अभी तक. तो बेचने वाले हैं इसलिए हमने डाउन कर दिया. ठीक है, तो हमने वो प्रॉफिट भी कम कर दिया. मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के डेबिट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टू स्टॉक मार्क डाउन. टू स्टॉक ब्रैकेट में लिखूंगा मार्क डाउन बराबर है हाउ मच 2,000 रुपए. उन्होंने ही बोला ना क्वेश्चन में कि 2,000 से कम कर दो. अब क्वेश्चन जब मैं आगे पढ़ना शुरू करता हूं, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सभी गुड्स बेच दिए जो हमने मार्क डाउन किए थे. राइट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक. ये 360 रुपए के खादी वाले गुड्स भी मार्क डाउन किए थे, वो भी बेच दिए. ये 10,000 कॉस्ट के गुड्स जो सिल्क डिपार्टमेंट में है जो हमने 2,000 से कम किए हैं वो भी बेच दिए गए. लेकिन एक एक्सेप्शन दिया है उसमें. सॉरी, ये 2,000 के गुड्स नहीं बेचे हैं. इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5,000 यानी कॉस्ट 5,000 रुपए की मार्क डाउन बाय 1,000 रुपीज हैज नॉट बीन सोल्ड. तो बच्चों आपने ये 1,000 सस्ते में बेचा ही नहीं है, लेकिन आपने 1,000 से वैल्यू उसकी कम कर दी है. जो बेचा ही नहीं है उसकी वैल्यू मैं कैसे कम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि अगले साल मैं इसको कितने में बेचूंगा. तो जो मैंने 2,000 रुपए कम किए थे एक्चुअली मेरे को 1,000 रुपए ही कम करने चाहिए थे. ठीक है, बट अभी मैंने 2,000 रुपए कम कर दिए तो कोई बात नहीं. हम फिर से 1,000 की वैल्यू जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो अनसोल्ड मार्क डाउन वाला स्टॉक है उसकी वैल्यू फिर से हम 1,000 से बढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में बच्चों यहां पे लिखूंगा टू मार्कअप अकाउंट. टू मार्कअप अकाउंट. ठीक है, रिवर्सल लिख लो यहां पे, रिवर्सल ऑफ मार्कडाउन
मार्क डाउन ऑफ सिल्क अनसोल्ड, सिल्क अनसोल्ड, तो वो फिर से मैं इनवॉइस प्राइस पे लाके छोड़ रहा हूं, सिल्क अनसोल्ड, ठीक है, वो फिर से मैं इनवॉइस प्राइस पे लाके छोड़ रहा हूं। इंस्टीट्यूट के बुक में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने वर्किंग नोट में ये एडजस्टमेंट किया है, बट ऐसा प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। एक तो ये यहाँ पे 2000 लिखो और 1000 रिवर्स करो, नहीं तो यहाँ पे सिंपली 1000 रुपए लिख दो, यानी जो गुड्स बेच रहे हो उसका ही मार्कडाउन आपको रिकॉर्ड करना है, जो अनसोल्ड है उसका मार्कडाउन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो एट इनवॉइस प्राइस ही दिखाओ, जिस साल में बेचोगे उस साल में ही उसको मार्कडाउन कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में देखो बच्चों, हमने पिछले साल मार्कडाउन किया था, ये 14,000 रुपए के गुड्स हमने 1260 से मार्कडाउन किए थे, लेकिन फिर भी मैंने लिखते समय वो 14,000 ही लिखे, और फिर मार्कडाउन इस ईयर में हमने क्यों किया? क्योंकि इस ईयर में इसको बेच दिया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो जिस गुड्स को बेच रहे हो उसको ही मार्कडाउन करना है, जो गुड्स अनसोल्ड है वो हमें इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाने हैं कंपलसरी, क्योंकि आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है। डू गेट इट माय फ्रेंड्स? तो हमने जो एक्स्ट्रा मार्कडाउन किया था वो अभी रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में भी उसका इफेक्ट जाना चाहिए। बाय स्टॉक, यहां पे लिखो रिवर्सल ऑफ प्रीवियस मार्कडाउन, रिवर्सल ऑफ मार्कडाउन, बस इतना लिखना। कितना? 1000 रुपए, यानी इनडायरेक्टली 1000 से मार्कडाउन हो गया आपका। इज इट राइट? और उतने ही गुड्स आपने बेचे हैं 1000 के मार्कडाउन रुपीज सेलिंग प्राइस पे। ओके, आई होप यू गॉट दिस नाउ। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग December 30 वाज डिस्कवर्ड खादी क्लॉथ वाज मिसिंग, तो सिल्क पे इसका कुछ इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो बस सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अभी हम अकाउंट क्लोज करने के लिए रेडी है। तो चलो फटाफट अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों अकाउंट क्लोज कर देते हैं। सिल्क का 27,900 प्लस 1,40,100 प्लस 10,350 प्लस 1,000, 1,79,350, 1,79,350 माइनस 1,25,000 माइनस 2,000, तो बच्चों यहाँ पे आ जाता है 52,350। इंस्टीट्यूट ने ये 2000 का इफेक्ट लिया है, ये 1000 रिवर्स नहीं किया है, उसके कारण उनका बैलेंस अलग दिख रहा है, बट माय आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट माय फ्रेंड्स। 52,350 इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। बाद में आपको दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट के बुक में उन्होंने कैसे चेंज किया है आंसर बाद में, ठीक है। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल है नाउ उसकी सेलिंग प्राइस है 52,350, 52,350। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो उतना ही मार्कअप हमें रिवर्स करना पड़ेगा जो गुड्स हम नहीं बेच पाए उसका। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मार्कअप अकाउंट में 52,350 का जो मेरा स्टॉक है उस पर डायरेक्टली मैं 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट लगाती है कंपनी, बराबर है ना। सिल्क डिपार्टमेंट में 50% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस। सो 33 1/3% यहाँ पे रिवर्स करूंगा, क्योंकि वो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है, गुड्स हमारे पास ही है। तो 52,350 में 33.33333% प्रॉफिट है, इसका मतलब अरे 52,350 52,350 इंटू 33.33%, तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 17,450, 17,450 का प्रॉफिट इस अकाउंट में बैलेंस रहेगा, ठीक है। फाइन, 9,300 प्लस 46,700 प्लस 3,450 प्लस 1,000, 60,450, ठीक है। तो ये टोटल आया 60,450 माइनस 2,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, और 17,450 का प्रॉफिट अभी तक हमने कमाया नहीं है, तो 41,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने कमाया। ₹41,000 का प्रॉफिट हमने कमाया, तो ये जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इंस्टीट्यूट का अगर आंसर देखते हो और इसके साथ कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने वाला है, बट वो कंफ्यूजन मैं अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, इंस्टीट्यूट का क्लोजिंग बैलेंस एट इनवॉइस प्राइस एट सेलिंग प्राइस कितना आया? 51,350, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये 2,000 रुपये रिवर्स तो किए, लेकिन इसमें से जो अनसोल्ड स्टॉक था 1,000 रुपीज, उस पे जो रिडक्शन है 1,000 जो मार्कडाउन उस अनसोल्ड स्टॉक पे है, बराबर है, वो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे रिवर्स नहीं की है। तो वो करने के कारण मेरा बैलेंस 1000 से बढ़ गया और 52,350 मेरा
रियल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स आया। इनका इनवॉइस प्राइस यहाँ पे गलत हो चुका है। एक्चुअली वो मार्कडाउन हमें अगले साल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स हमने इस साल में बेचे ही नहीं है। तो जो मार्कडाउन आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाया है वो इसमें ऐड करते हो, तो 52,350 इनवॉइस प्राइस के गुड्स मेरे पास है। तो बच्चों ये ज़्यादा जस्टिफाइबल है कि आप 52,350 का स्टॉक दिखाओगे। फाइनल आंसर इज सेम, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है बच्चों। देखो फाइनल आंसर 41,000 इनका प्रॉफिट आया, मेरा भी 41,000 आया, तो मेरे अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो स्टॉक बचा हुआ है उसको कम करके दिखाया है, 1,000 रुपए से मार्कडाउन करके दिखाया है। बट मैं बोलता हूं, अगर आपने बोला है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपको इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना है, तो आप ऐसा मार्कडाउन कैसे कर सकते हो, बराबर है। हाँ, वो मैं प्रूव करूंगा। उन्होंने 1,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए, देखो 51,350 प्लस 1,000 किया है, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मार्कडाउन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कितना कर दिया, 52,350 कर दिया। मैंने तो उतना ही लिया है, ये देखो 52,350 इंटू 33/3 इंटू 33/3। हाँ, लेकिन वो 1,000 रुपए वहां पे कम लिखने के कारण फिर से उन्होंने 1,000 रुपए इस प्रॉफिट में से भी कम कर दिए। समझ में आ रहा है, टू टैली द इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि 2,000 रुपए का यहाँ पे मार्कडाउन हुआ है, बराबर है, और 1,000 से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, इज इट राइट। तो इन्होंने 1,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए, और 1,000 रुपए का मतलब 16,450, यानी एक्चुअली प्रॉफिट आना चाहिए 17,450। रियलिटी में 17,450 इज द प्रॉफिट विच इज ड्यू और विच इज इंक्लूडेड इन दिस क्लोजिंग स्टॉक फिगर, इज इट राइट। हाँ, बट उसमें से 1,000 मार्कडाउन होने वाला है। अरे अभी तक बेचा है क्या गुड्स, नहीं ना, तो मार्कडाउन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फाइनली आपका आंसर दोनों केस में सेम ही आने वाला है। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो ये प्रेजेंटेशन करो, वो प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो ये प्रेजेंटेशन करो। मेरा वाला इजी है समझने में, बट इंस्टीट्यूट कभी कभार सजेस्टेड आंसर पे मार्क देता है, तो अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करते हो तो भी चलेगा। सिंपल बात है बच्चों, हमारा स्टॉक बाय द वे है 52,350 का, उस पर 33% करता हूं तो 17,450 आता है। प्रॉफिट हमें 17,450 का अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आगे जाके 17,450 का प्रॉफिट मिलने वाला है क्या, नहीं, उसमें से 1,000 रुपए आपको कम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके कुछ गुड्स मार्क डाउन कर दिए हमने। बट बच्चों मैं अगले साल फिर से मार्क डाउन करूंगा उसको, तो अगले साल मैं ओपनिंग बैलेंस में लूंगा ये स्टॉक 52,350 और उसमें से मार्क डाउन कर दूंगा 1,000 रुपए फिर से, जैसे हमने खादी के केस में ओपनिंग बैलेंस को कम किया था, वैसे ही अगले साल इसको मैं मार्क डाउन करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट है, सिर्फ अलग अलग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मैच हो रहा है। आंसर इज करेक्ट, 41,000 रुपीज, इनका भी 41,000 ही आया है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट ने और एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे, देन परचेसेस एट कॉस्ट दिया है, सेल्स यहाँ पे दिया है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड दिया है यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ गुड्स दिए हैं जिसको मार्क डाउन करना है बाय 600 रुपीज, देन गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर मार्क डाउन बाय 1,200 रुपीज फ्रॉम अ कॉस्ट, मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 5,000 रिमेन अनसोल्ड। तो ये रिवर्स करना मत भूलना, ठीक है। द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंट ए, सॉरी फॉर डिपार्टमेंट ए बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट ने दिया है, एक बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देखना, इसका आंसर नीचे दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।